नमस्कार दोस्त, आज बात करेंगे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ये 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है, यह भारतीय स्थानीय शासन को वरदान प्रदान करता है। वरदान है ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे कि पूरे स्टेट के अंदर कंपलसरी रूप से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि कैसे भारत में पंचायती राज का विकास हुआ, कौन कौन सी भी रिपोर्ट्स थी जिसने इसके विकास में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज़ादी से पहले के टाइम पीरियड में जैसे लॉर्ड रिपन, भारत के अंदर उनको पंचायती राज का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। आज़ादी के बाद के टाइम में देखा हमने किस तरह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, फिर तमाम तरह के कमेटीज़ बने और इन कमेटीज़ को हम पहले की इस पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने इस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए बनना। ठीक है, चलिए, तो ये सब पार्ट हमने पहले ही पार्ट में कर चुके हैं कवर। ये देखिए, हमने सारी कमेटीज़ की बात कर ली थी, कौन कौन सी कमेटीज़ आए, है ना। बट यानी कि जो दो रिपोर्ट्स मानी गई, बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट एंड अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट हमने चर्चा किया जो कि थोड़ा इसके विकास में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है ना। एंड इस तरीके से और जो रिपोर्ट होती है, जो मेन रिपोर्ट्स आती है, वो रिपोर्ट्स हमने आगे चल के जो बात करी थी वो छोटी छोटी रिपोर्ट्स यानी कमेटी, जैसे कि दांतेवाला समिति ने बताया अपनी अलग रिपोर्ट्स, फिर जीवी के राव समिति, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, है ना, एंड पीके डुंगल समिति, फिर सरकार के कुछ द्वारा प्रयास किए गए। लास्ट में जो थुंगन समिति के द्वारा जब रिपोर्ट दी गई, उसी को नरसिम्हा राव जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और इस तरह के संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को कंपलसरी रूप से भारत के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस टाइम पीरियड के बाद भारत के अंदर जो सबसे पहले चुनाव हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब इलेक्शन हुए पंचायत के, तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। और इस तरीके से पूरे भारत के अंदर अब पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और हर 5 साल के अंदर चुनाव इसके भी होते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो हमें बात करना है कि इसका विकास तो हो गया और 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन इन दोनों के यानी कि 73rd और 74th के इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन कौन से चेंजेस आए, क्या पावर्स मिला जो इससे पहले जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसके पास नहीं थी, तो अब ऐसा क्या पावर है, ये चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आज जो बताऊंगा यहाँ पे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होगी, लेकिन दोस्त स्लाइड्स की स्पेस बहुत कम होती है ना, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मेजोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम आपको शो होगा, बट इतना ईजी है समझना, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नोट्स हमारे हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है वो नोट्स। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों मीडियम की, आप क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो या वेबसाइट पे आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करते हो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखो, स्थानीय शासन का मतलब होता है कि हर उस गांव का यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग अपना शासन खुद ही चला सके। क्यों? क्योंकि वो अपने उस एरिया की समस्याओं को अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं एज कम्पेयर टू एक MP MLA के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि एक छोटा सा एरिया है, वो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो अच्छे से समझ पाएंगे और प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो स्थानीय शासन का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र के अंदर लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। सिंपल है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। चलिए, लेकिन भारत के अंदर ये जो सिस्टम था 1993 से पहले जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, है ना, 73rd और 74th ये जो कानून है जब इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ था, इससे पहले की जो टाइम पीरियड था, इसके दौरान राज्यों पे डिपेंड था वो अपने स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम को लागू करे या ना करे, क्योंकि ये DPSP के अंदर आर्टिकल 40 में था। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम पहले अभी चर्चा को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है आज की क्लास का वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। चलिए, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संविधान में संशोधन करना। हमारे भारत के अंदर जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसको एक राइट दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सकती है ना, या जो पहले से कोई व्यवस्था है उसको हटा भी सकती है। इस तरीके से 368 के तहत भारतीय संसद ने 73rd, इससे पहले 72 अमेंडमेंट हो चुके थे, इसलिए इसको 73rd कहा गया है। तो 73rd अमेंडमेंट लेकर आई, जिसमें यह कहा गया कि जो स्थानीय शासन है, जो कि बेसिकली जो 73rd ये गाँव के लिए है, जो गांव
इलाका है जिसमें सरपंच पंचायत वगैरह होते हैं। अभी डीपली समझेंगे हम इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो 73rd जो अमेंडमेंट है इसको 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसको संविधान के भाग 9 में डाला गया और शेड्यूल से यानी कि जो अनुसूची है इसको 11 में रखा गया। और इसके अंदर टोटल जो सब्जेक्ट है वो 29 सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो पंचायती व्यवस्था है यानी कि 73rd के अंदर जो पंचायती व्यवस्था है उसको 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट है बस सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है। 9th भाग में डाला गया है, 11वीं अनुसूची में है और इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट 9 में 11 शेड्यूल में और 29 सब्जेक्ट टोटल है इसके अंदर, जिसके ऊपर जो गांव की पंचायतें वगैरह होती है वो कानून बनाएगी, ठीक है। अब गांव की पंचायतें जितनी भी हो वो इस पे कानून बना सकती है 29 सब्जेक्ट पे, ठीक है, याद रहे। एंड जो हम बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसको 1 जून 1993 को लागू किया गया था। एक क्वेश्चन कभी एक बार एसएससी के एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या कि भारत के अंदर पंचायती दिवस या पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये कानून पास हो गया था और ये एक क्या अधिनियम कानून बन गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो 74th जो अमेंडमेंट है ये संविधान के भाग 9 का में है, याद रखें, ठीक है। ये जो 73rd है वो भाग 9 में है और 74 जो है वो 9 का में है। ये देखिए किस में है, 9 का में है। और ये 11 में है 73rd, तो जो 74 है ये 12 अनुसूची में है, यानी कि ये 12वीं अनुसूची में है। पहले 10 अनुसूची हुआ करती थी, है ना, उसके बाद 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। 11वीं स्थानीय के लिए, है ना, स्थानीय मतलब गांवों के लिए, और 12वीं शहरों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे शहरों जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, जैसे कि बड़े बड़े जो शहर है भारत के अंदर, मुंबई हो गया, है ना, तो इन शहरों के लिए क्या है इसके अंदर म्यूनसिपैलिटी की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, म्यूनसिपैलिटी की व्यवस्था की गई है। और म्यूनसिपैलिटी का मतलब होता है शहरों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जिसको हम इस नाम से जानते हैं। बट ये ध्यान रखना है, इनको टोटल 18 सब्जेक्ट दिया गया, यानी कि ये टोटल 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं, इनके पास ये राइट है। तो गाँव के अंदर जो दिए गए हैं वो 29 सब्जेक्ट, और जो शहरों में दिए गए कानून बनाने का अधिकार वो दिया गया 18 सब्जेक्ट, यानी कि 18 सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ये दोस्तों थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। 3 टायर सिस्टम हमने अपनाया है। 3 टायर मतलब जो पंचायत की व्यवस्था होगी वो 3 टायर पे होगी। सबसे ऊपर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मिडल में जो होंगे ब्लॉक समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे होंगे वो, और सबसे नीचे होंगे गांव लेवल पे। सेम इसी तरीके से शहरों के अंदर भी है, जैसे सबसे ऊपर फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। तो इस तरीके से तीनों में बांट दिया गया है। तो गाँव में भी, शहर में भी तीनों में व्यवस्था की गई है 3 टायर सिस्टम। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे 2 टायर सिस्टम होगी, यानी कि जो है ना ब्लॉक समिति, जो मिडिल वाला पार्ट इसको खत्म कर दिया जाएगा। जो ऊपर की डिस्ट्रिक्ट वाली जो है वो नीचे की जो ग्राम वाली है, यही 2 सिस्टम होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो डिपेंड करता है जनसंख्या पे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जो गांव में होगा दोस्त उसको बोलेंगे सिंपल पंचायती राज व्यवस्था, और जो शहरों में होता है उसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी। क्या कहते हैं इसको, म्यूनसिपैलिटी, इस तरह के नामों से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि शहरी शासन और पंचायती राज व्यवस्था। ये आपको ध्यान रखना है। 74th अमेंडमेंट किया गया था शहरों के लिए और 73rd किया गया था गाँवों के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए तो अब हम एक एक करके बात करते हैं क्या कि 73rd जो संविधान संशोधन है इसके मुख्य प्रावधान क्या है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके क्या क्या प्रोविजन है। हम पहले बात करेंगे डीपली में 73rd की, देन बात करेंगे 74 की, ताकि एक एक करके आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ जाए। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है सीबीएसई में भी, एनयूएसई बोर्ड में भी, तमाम पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी यूपीएससी टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो आज आपके सभी कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो 73rd संविधान संशोधन क्या है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 73rd जो संविधान संशोधन है ये पंचायत की एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जो गांव के अंदर हो। कहाँ पे, गाँव के, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, गाँवों के, उन छोटे छोटे गाँव के, ताकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना, क्योंकि जब तक एक गाँव का कोने वाला इंसान अपने ही लोगों के द्वारा, मतलब उस गांव के लोग अपने ही लोगों में से एक ऐसे नागरिक को चुने जो उस गांव की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी। गांव का हर कोने वाला बंदा भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस कहा जाता है स्थानीय शासन का, लोकल गवर्नमेंट का। गांधी जी का सपना हुआ करता था, विनोबा भावे का सपना हुआ करता था, भारत में ये होना चाहिए। उन्हीं सपनों को साकार किया गया इन संविधानिक संशोधनों के द्वारा, ठीक है। चलिए तो इन संविधान संशोधन में सबसे पहला जो व्यवस्था किया गया वो किया गया 3 टायर सिस्टम का। क्या कहा गया, 3 टायर सिस्टम होगी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे पहले बात की गई 3 टायर मतलब सबसे ऊपर जो होगी जिला परिषद होगी, क्योंकि गांव की बात कर रहा हूं मैं। 74th जो है वो शहरों के लिए है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले
थर्ड समझते हैं। तो 73rd में ये कहा गया कि सबसे जो ऊपर होगी वो होगी क्या, जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे गांव मिलके एक डिस्ट्रिक्ट पूरा बनता है, पता होगा आपको, है ना। एंड जो पंचायत समिति है ये एक ब्लॉक लेवल पे होगी। देखो हमारी गली होती है, गली तो एक ब्लॉक होती है, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे गलियां होती है, तो उनके लेवल पे होगी क्या, ये। एंड जो ग्राम पंचायत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक विलेज की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाने का काम यही करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका, ग्राम पंचायत का होता है। इसका डायरेक्ट नहीं होता, इसका डायरेक्ट नहीं होता, ओनली इसका जो चुनाव होता है वो उस गांव के जो भी 18 साल के एज के व्यक्ति लोग हैं वो वोटिंग करते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच को चुनते हैं। गांव के अंदर देखा होगा आपने पेड़ों के नीचे बैठ के किस तरीके से पंचायती व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये तो समझ आ गया 3 टायर सिस्टम। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन कम होगी, जैसे मान लो कि 20 लाख से कम आबादी है, 20 लाख से कम आबादी है उस गांव की, तो वहाँ पे सिर्फ जिला परिषद और सिर्फ ग्राम पंचायत से होगी। वहाँ पे जो है पंचायत समिति, इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये नहीं होगी। जैसे गोवा और मणिपुर को देख लो, वहाँ पे गाँवों की संख्या में 20-20 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 टायर सिस्टम है। कौन सा, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत है। यहाँ पे गोवा और मणिपुर में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पंचायतों का निर्वाचन कैसा होता है, आखिरकार वोटिंग कौन करता है इनके चुनाव में। जैसे कि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के इलेक्शन के अंदर सभी एमपीज की वोटिंग होती है, तो जनता वोटिंग करती है। एमएलए की चुनाव होती है चीफ मिनिस्टर्स के लिए राज्यों के अंदर, तो सभी लोग वोटिंग करते हैं मिलके, फिर वोटिंग होती है। लेकिन पंचायतों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं भारत के अंदर, यानी कि लोगों को पंचायतों के बारे में अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लोग इन पंचायतों के बारे में भी समझ पाए। चलिए, क्योंकि पंचायतों को चुनाव लड़ना भी तो आपको कभी हो सकता है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, कभी आप पंचायत को चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप सबको जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए, तो चुनाव कौन करता है, बेसिकली सिंपल, जो वोटिंग मशीन होती है ईवीएम, उसी के द्वारा इनकी भी वोटिंग करवाई जाती है। एंड इसका जो चुनाव होता है वो राज्य के चुनाव आयोग, यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन जो 73वां है, वो एक राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था करता है। उसने एक राज्य चुनाव आयोग बनाया है। राज्य चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया ताकि जो पंचायतों का चुनाव है वो चुनाव करवाया जा सके। जैसे आप देखे होंगे दोस्तों टीवी वगैरह में, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, है ना, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, तो ऐसे ऐसे निर्वाचन आयोग बनते हैं सभी स्टेट्स के अंदर, जो उस स्टेट के पंचायतों का चुनाव करवाते हैं ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं कि और क्या कार्य होते हैं इनके कार्य होते हैं नामावली का निर्माण करना, यानी कि जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है उसके फॉर्म फिलअप करवाना, नॉमिनेशन करवाना। नामावली का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन करवाना, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट, चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना। अब भाई राज्य चुनाव आयोग है ना यार, है स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये, तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन को पूरा मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, इलेक्शन करवाना, पूरा प्रोसेस इनके हाथ में होता है। जांच करना, इंस्पेक्शन करना, सब इनके काम में है, ठीक है, सब इनके हाथ में। एंड जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मान लो कि एक गाँव है, एक गांव का जो सीमा है ना, मान लो एक गांव यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एक जो गांव की जो बॉर्डर है वो यहाँ तक जो फिक्स कर दी गई है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही फिक्स करता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दी है, इसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसको कहते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्त, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये जो है कंसेप्ट, ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता। जो परिसीमन कर दिया गया, जो बॉर्डर ऐसा बना दिया गया, वो एक बार फिक्स हो गया, ठीक है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू वाले प्रोसेस में नहीं लाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय। सिंपल है ना कि जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में फिर ये नहीं आएगा। ये जो कंसेप्ट है, जो भी एक बार बन गया, काम खत्म, यहाँ तक निर्धारित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो भी अध्यक्ष होगा किसका, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होगा, जो सिंपल अध्यक्ष होगा, उसकी जो नॉमिनेटिंग है, जो उसकी नियुक्ति है, वो उस स्टेट का राज्यपाल करता है, ठीक है, उस स्टेट का राज्यपाल करता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन करता है, गवर्नर करता है। और इस तरीके से गांव के लोग जाते हैं और वोटिंग करते हैं। वोट मत पत्र में पहले बम डाल के करते थे, अब तो ईवीएम पे करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन तीनों में से जो वोटिंग होता है वो सिर्फ इसका होता है। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर है, सिर्फ इसी का इलेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बारी आती है किसकी, पंचायतों में आरक्षण की। क्योंकि देखो,
पंचायतों का मतलब है कि उस गांव के उन लोगों को भी इसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो अब तक काफ़ी बैकवर्ड रहे हैं, उनका इतिहास में काफ़ी एक्सप्लोटेशन हुआ है। जैसे कि ST SC कैटेगरीज को देख के चलते हैं हम, हैं पिछड़े लोग जिनको कहते हैं। और स्पेशली बात करते हैं महिलाओं की। महिलाएं दोस्तों भारतीय राजनीति के अंदर काफ़ी सक्रियता नहीं दिखाती, इसलिए सीटें आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए भी, ताकि कम से कम पंचायतों के अंदर महिला तो आ सके हैं, और इसलिए महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक लोकसभा में ऐसी सीटें, आज तक ये बिल पास नहीं हो पाया कि महिलाओं को क्या लोकसभा राज्यसभा में सीटें रिजर्व कर दी जाए महिलाओं के लिए। लेकिन दुख की बात हमारे देश की ये है, विडंबना है हमारे देश के लिए कि यार ये तो हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भारत के अंदर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो, ताकि पुरुष प्रधान समाज का ये जो है ना मुखौटा ये टूट सके भारत का, और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का। भारत में पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली बता रहा हूँ, महिलाओं का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, महिला जो एक वर्ग है ना, पूरी महिलाओं का जो क्लास है वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंट कर पाएंगे फिर, और इससे एक अच्छा सोशल मैसेज अच्छा जाएगा, है ना। चलिए तो हम पहले बात करते हैं, ये तो पंचायत लेवल पे बात करते हैं जहाँ पे रिजर्व सीट कर दी गई है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, चलिए तो महिलाओं के लिए प्लस जो ST SC जो वर्ग है ना, SC और जो ST क्लास है, उनके लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित है। ये संविधान का जो आर्टिकल है 243D, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है। आर्टिकल किसके अंदर? 243D के अंदर 1/3 1/3 जो सीट होगी वो रिजर्व्ड होगी किसके लिए? महिलाओं के लिए और ST SC के लिए। ये डिपेंड करता है उस स्टेट के गवर्नमेंट पे, चाहे वो 1/3 सीटें रखे या 1/3 से बढ़ा भी सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1/3 से वो सीटें बढ़ा भी सकती है। ये डिपेंड करता है उस राज्य की गवर्नमेंट, इट मीन्स विधानसभा के ऊपर। जैसे कि मान लो दिल्ली विधानसभा, राज्य गवर्नमेंट, कोई से भी, दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोई से भी, है ना, तो वो आरक्षण यही प्रदान करते हैं। यानी कि आरक्षण देना, हटाना, जो भी काम होता है सिर्फ वो सिर्फ विधानसभा का ही होता है। पंचायतों के जो पावर्स है ना, सब कुछ विधानसभा के अंदर डाली गई है। थोड़ा इसका ये डिमेरिट्स भी है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो विधानसभा है वो सीटें घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, जो रिजर्वेशन है उसको भी घटा बढ़ा सकती है। इसीलिए जैसे कि हिमाचल प्रदेश और बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, यानी कि 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। इस तरीके से उस स्टेट की विधानसभा पे डिपेंड करता है कि वो कितना करना चाहें, और ये बेहतर है ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका साफ मतलब ये है कि जो अधिकार महिलाओं को मिल रहे हैं उसका सारा फायदा तो इनके हस्बैंड यानी कि पुरुष उठा लेते हैं, और पर्दे के पीछे सारा वो काम वो कर रहे होते हैं, ये हो जाता है। फिर भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट के अंदर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है ना। लेकिन ये जो रिजर्वेशन मिलता है ST और SC को, ये उनके पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीटें रिजर्व होगी ST SC के लिए, और जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी सीटें भी कम रिजर्व की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीनों लेवल पे, यानी कि जिला परिषद हो गया या पंचायत समिति होगी या ग्राम पंचायत हो गई, तीनों लेवल पे ही सीट रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ST SC और महिलाओं के लिए। ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो सीटें उनके रिजर्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पंचायतों के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, है विधानमंडल का, है विधानमंडल का मेंबर बनने के लायक हो भाई वो, है चुनाव लड़ने के लायक हो वो, 21 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, और जो ग्राम सभा के मेंबर हो, जो वोट डालने वाले बंदे हों, वो 18 साल के हों, जिसको सिंपल हम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल। टोटल कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल के पहले, यानी मान लो कि 5 साल बिना पूरा करे 2 से 3 साल में पंचायत भंग हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है सरकार पूरी पंचायतों की भी, तो 5 साल पूरे नहीं हो पाई है तो विदिन 6 मंथ में फिर से री-इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि 5 साल पूरा होने ही वाला है, ठीक 6 महीने पहले ही पंचायत भंग हो गई है, पंचायत खत्म हो गई है, तो उस समय जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन टोटल 500 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बची रहे हैं, है ना, तो 6 महीने के लिए ही पंचायत बनेगी, नहीं, पूरे 5 साल के लिए बनेगी। अगर 6 महीने पहले ही पंचायत खत्म होती है, हाँ अगर 2 से 3 साल पहले खत्म होती है तो जो टाइम पीरियड बचा हुआ है 2-3 साल का, वो ये पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई है, जो है पंचायतों को पैसा देगी, ताकि यहाँ पे पैसा लगाओ, इतना पैसा यहाँ लगाओ, सड़क, पानी, बिजली है, कूड़ा करकट, इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले बात करें इनका काम क्या है। देखो ये है स्टेट डिपार्टमेंट है, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो काम करती है। इनके जो चेयरमैन होते हैं उनका गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। उनको जो नॉमिनेट करता है कौन? उस स्टेट का गवर्नर करता है। बात करते हैं इनका काम क्या है। कोई भी नया शुल्क, कोई भी नया प्राइस डिटरमाइन, निर्धारित करना हो, फिक्स करना हो, इसका प्राइस इतना होगा, इसका प्राइस इतना होगा, ये सभी काम फाइनेंस
जो कमीशन होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके द्वारा किया जाता है। कोई भी नया टैक्स लगाना हो, कोई नया प्राइस लगाना हो, कोई पत्कर कोई नया टैक्स लगाना हो सिंपल है, या कोई नई फीस लगाना हो, है ना, ये सब चीज़ जो होती है जुर्माना फाइन वगैरह ये सब इसी के अंदर आ जाता है। ये सब स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है पंचायतों को, जितने भी पंचायत वगैरह होते हैं उन सभी को पैसा जो फंड होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही तो देता है, ताकि वो अपना विकास काम कर सके, उस गाँव के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट है वित्तीय सुधार में, यानी कि जो वित्तीय जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए, इसके लिए वो फाइनेंस एड यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। और इस प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन वो भी काम करती है जो उनको राज्यपाल दे, ठीक है। राज्यपाल समय समय पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को काम दे सकता है, ये इसके पास राइट है। नेक्स्ट है पंचायतों का अधिकार क्या है, टैक्स लागू करना या टैक्स वसूलना, ये सब काम पंचायतों का काम होता है। सामाजिक और आर्थिक विकास, कोई सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पंचायतों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि ये सभी काम जो है ये पंचायत ग्राम सभा के द्वारा करती है। ग्राम सभा एक ऐसी डिपार्टमेंट होती है जो पूरी एक ऐसी बॉडी है जो सभी कामों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जो ग्राम पंचायत काम करती है। अभी समझते हैं इसको। पहले जानते हैं हम ये कि पंचायत कौन से काम नहीं कर सकती। सबसे पहली बात ये कि पंचायत कोई नया कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने का जो अधिकार है वो उस स्टेट के विधानसभा के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकार के पास है। और आर्टिकल 243G ये कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट पे ही पंचायत कानून बना सकती है जो उस स्टेट की सरकार यानी कि उस स्टेट की या उस राज्य की सरकार के द्वारा पंचायतों को दी गई हो, ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के दो ये पॉइंट्स जो पंचायतों की राइट्स को लिमिट कर देती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के कार्य। अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, ग्राम सभा, है ना, हम पंचायतों वाले पॉइंट्स पे आ चुके हैं। अब जो हमारा मेन कवर करेगा पॉइंट, सबसे पहले ग्राम सभा। ये एक ऐसी डिपार्टमेंट होती है जो नज़र बनाने का काम करती है। जो ग्राम सभा यानी जो ग्राम पंचायत काम करेगी उस पर नज़र बनाने का काम जो करती है वो करती है ग्राम सभा के द्वारा, है ना। ग्राम डिपार्टमेंट भी कहा जाता है इसको, विलेज डिपार्टमेंट भी इसको कहा जाता है। चलिए, वार्षिक लेखा विवरण यानी कि एक साल के अंदर क्या बजट जो होता है पंचायतों का वो तैयार करना, वो बनाना और उसका इंस्पेक्शन करना और रिपोर्टों की जांच करना सबसे पहला काम होता है इनका, ठीक है। नए कर लगाने, कोई भी नया टैक्स लगाना हो, वर्तमान जो प्रेजेंट में जो टैक्स चल रहा है उसके अंदर इंक्रीज करना उसको या बढ़ाना उसको, है ना। इस पर अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर सबसे पहले इनके द्वारा विचार किया जाता है कि हाँ, अगर ये मना कर दे तो वो पास नहीं हो पाएगा, यानी कि वो टैक्स नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट, सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए है विचार विमर्श करना, डिबेट करना कि इस गांव के अंदर कौन कौन से इंप्लीमेंट ऐसे करें, हम कौन सी पॉलिसी लाए जिससे उस गांव का विकास हो सके। एंड विकास योजनाओं के लिए क्या काम करना प्लस उनको इम्प्लीमेंट करवाना। एंड ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों एवं जो खर्चा हो रहा है, जो इनकम आ रही है, उन सभी पे कंट्रोल ये ग्राम सभा ही रखते हैं, ठीक है। ग्राम डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है। एक ग्राम पंचायत है, उसका हेड तो भाई यही है जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जिसके मुखिया सरपंच कहलाते हैं, तो इनका काम क्या है? इनका काम है सभी चीज़ों पे विचार से चर्चा करना, हर एक बंदे की प्रॉब्लम को सुनना, और वो मुद्दा जाएगा फिर ग्राम सभा के अंदर, जहाँ पे सब लोग ऐसे बैठकर हैं फाइनली उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो ग्राम पंचायत के कार्य है, जो काम है, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो है वो अनिवार्य कार्य, जो काम करना ही पड़ेगा पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को। एक है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब क्या होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब जो उस पंचायतों पे डिपेंड करता है, या तो वो करे या ना भी करे, उनकी मर्जी है। ऐच्छिक मतलब मर्जी, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके समझे हम। हाँ, तो अनिवार्य में कौन कौन से हैं? सार्वजनिक कुओं, गांव में कोई कुआं हो, रिवर तालाब हो, कोई है ना, कोई पाउंड वगैरह हो, इन सब की देखरेख करना पंचायतों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी से मतलब कि ये साफ़ सुथरा रहेगी तो गंदगी नहीं होगी, है ना, सेहत के लिए। जितने भी पब्लिक प्लेस हो गांव में, ये सभी देखरेख करने का काम, कूड़ा करकटे, साफ सफाई का काम, ये सब पंचायतों के अंडर में ही आता है। तो ये सब इनके कंपलसरी काम हो गए। नेक्स्ट है सार्वजनिक मार्गों, यानी कि जो पब्लिक रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इन सभी को देखना पंचायतों को काम आ जाता है। सार्वजनिक स्थानों, मैंने बताया ना कि पब्लिक जो इसलिए प्लेस हो गए, धर्मशालाएँ, है ना, ये सब जो हो जाता है, इनको देखरेख करने का काम भी पंचायतों का, ये सब कंपलसरी काम है इनका। एंड कृषि का विकास, एग्रीकल्चर के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, है ना, और उस पर सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नहर वगैरह, कुएं, घाड़ी, ये सब जो बनाने का काम, ये सब इनका ही है पंचायतों का, ठीक है। तो ये सब इनके कंपलसरी काम है। नेक्स्ट है जन्म दर, यानी कि जन्म
मृत्यु और विवाहों का पंजीकरण करना, यानी कि एक गांव के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ है। देखो टीकाकरण लगता है जब सुई लगाने जाते हैं, यहाँ पे मेरे 2 सुई लगाया है बचपन में, है ना। शहरों के अंदर है, नगर निगम में जाते हैं, गाँव के अंदर पंचायत के पास जाते हैं, तो कितने लोगों का जन्म हुआ है उस गाँव में, पर्टिकुलर उस एक साल के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड कितने लोगों ने मैरिज किया है। इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पंचायतों में होता है, रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब काम पंचायतों का है। लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करना ताकि सिंचाई के द्वारा खेती की जा सके, ठीक है। पानी की व्यवस्था करना से भी इनके अंदर में आता है। टीकाकरण और सुई लगाना है, मैंने कहा था ना अभी, आपको याद करो, आपके मम्मी पापा ने भी आपको टीका लगवाया होगा। अब टीका कहाँ लगवाया होगा आपके पापा बताएंगे और आपको पता होगा। चलिए, पशुओं और उनकी नस्ल का सुधार करना, ये जैसे कि एक गांव के अंदर जो कोई भैंस चराता है, कोई बकरी चराता है, तो उनके लिए चारे का व्यवस्था करना, है ना, उनके लिए पानी का व्यवस्था करना, तो ये सब जो है ना पशु वगैरह, ये सब काम इनके अंडर में आ जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम ऐच्छिक कार्य जो इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो जितने भी रोड्स वगैरह हैं, सड़क है ना, ये स्थल में या मार्ग हैं जो हैं, रोड वगैरह जो हैं, उनके किनारों पे पेड़ लगाना है, प्लांट लगाना। अब ये देखो इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखो यार, ये काम तो है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसको इसमें डालना चाहिए था अनिवार्य काम में, लेकिन ये मर्जी पे छोड़ दिया गया है। तो पेड़ ये लगाए या ना भी लगाए, मर्जी है इनकी, है ना। चलिए, धर्मशालाओं, विश्राम घरों और सार्वजनिक घाटों की व्यवस्था करना। धर्मशाला और विश्राम घर और सार्वजनिक घाट छठ घाट वगैरह होता है ऐसा, तो इनकी मर्जी है ये करे या ना करे। और शहर में दोस्तों स्पेशली इनके हाथ में किया भी जाता है, ठीक है, जैसे निगम पार्षद वगैरह जो शहरों में होते हैं। हाँ, सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना। सामुदायिक केंद्र जो पूरी कम्युनिटी के लिए एक ऐसे सेंटर बनाया जाए, जैसे कोई आँख की जांच करे, कोई दांत की जांच करे, या फ्री इलाज वगैरह के लिए भी इनके अंडर में आ जाता है। खेल स्थलों, पुस्तकालयों, यानी कि खेल स्थल कोई पार्क वगैरह बनाना, पुस्तकालय कोई लाइब्रेरी बनाना अपने गांव के अंदर, एंड कोई अच्छा सा पार्क वगैरह बनाना, ये इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये करे या ना करे इनकी मर्जी। और स्पेशली कुछ गांव के अंदर होता भी है, कुछ ईमानदार भी बनते हैं सरपंच जो ये अच्छे काम भी करते हैं, है ना। एंड छुआछूत का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी उस गाँव के अंदर ना हो। ऐसे देखा जाता है कि अक्सर के दलित वगैरह के अंदर, है ना, ऐसा कोई मामला आता है, पिछड़ जाति को लेकर छुआछूत जैसे कुछ ना हो, ये इनका काम है। सबसे बड़ा इनको रोक लगाना। एंड भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, भ्रष्टाचार को एवोल्यूशन यानी कि खत्म करना जड़ से। तो ये सब काम है, ये देखो इनकी मर्जी पे है, ऐच्छिक कार्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो भारत के अंदर ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है, और ये तो भरपूर हो रहा है भ्रष्टाचार। तो ये मर्जी पे है भाई, अब मर्जी पे है, करे या ना करे, तो ये भ्रष्टाचार कौन ना करना चाहेगा भाई, सब करना चाहेगा, जेब तो सब भरना चाहता है अपना। तो यही तो है भाई भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है। ऊपर से 1 रुपया आता है और नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है, ये 85 पैसा है किसके पेट में चला जाता है, भगवान जाने क्या होता है ये। इसलिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत का सत्यानाश कर रखा है यार। चलिए, अब बात करते हैं खंड पंचायत के कार्य। खंड पंचायत मतलब अभी दोस्तों हम बात कर रहे थे सबसे नीचे वाली लेवल की, किसकी, अभी तक हमने बात किया किसकी, ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये हमने देख लिया। ये हमारी मेन बॉडी है पूरे फिल्म का, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं का होता है, और यही सभी कानूनों को बनाते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इनका काम क्या है, एक एक करके बात करते हैं। यानी कि जो अब समझते हैं वो है पंचायत समिति, फिर बात करेंगे जिला परिषद की। तो पहले बात करते हैं जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, पहले इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो पंचायत समिति है ये एक कार्यकारी अधिकारी होती है। कार्यकारी मतलब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है पंचायतों की। क्या है ये, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, है ना, जिनका काम होता है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। चलिए, नागरिक सुविधाएं देना, नागरिक सुविधाएं देना। अब नागरिक सुविधाओं के अंदर सब कुछ आ जाता है, पहली चीज़ ये। एंड विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए मीटिंग बुलाना। विकास कार्य कौन कौन सी विकास कार्य हो सकते हैं, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, एनुअल रिपोर्ट जारी करना, ये सब इनके अंदर में ही आ जाता है, ठीक है। एक ब्लॉक लेवल पे बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जो सीनियर सिटीजन वगैरह है उनका भी इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए, एंड जिला परिषद का कार्य क्या है, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आता है जिला परिषद, उसका कार्य क्या है। देखो, सबसे पहली बात यह है जो जिला परिषद है उसका काम सिंपल होता है निरीक्षणकारी कार्य, यानी कि इनका मेन काम है इंस्पेक्शन वगैरह, यानी कि जाँच वगैरह करना, ये सबसे ऊपर लेवल पे है। जो पंचायत काम कर रही है वो पंचायत ने काम क्या किया है वो काम होता है जिला अधिकारी का, यानी कि एक कलेक्टर लेवल, IAS ऑफिसर, कलेक्टर लेवल का, कलेक्टर का, ठीक है। तो जिला परिषद का काम होता है जाना और इंस्पेक्शन करना कि उस गांव में कितना विकास हुआ है, निरीक्षण करना, सिंपल जांच करना कि उस गांव में कितना विकास हुआ है, ये काम होता है जिला परिषद का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राम पंचायतों के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम। ये ऐसे कमिटीज़ हैं जो एक गांव के अंदर इसलिए बनाई जाती है जो पर्टिकुलर काम को देख सके और
एक गांव की तरक्की करने में अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन दे सके। सबसे पहला पॉइंट आता है विकास समिति का, किसका? डेवलपमेंट कमेटी का। एक गांव के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए सभी वो काम इसी के द्वारा किया जाता है। कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें लेना चाहिए, कौन से टूल्स, कौन से इक्विपमेंट्स, ये सभी काम डेवलपमेंट कमेटी का होता है। नेक्स्ट है शिक्षा समिति। एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होते हैं गाँव वगैरह के अंदर, शहरों वगैरह के अंदर, इसी के अंडर में आते हैं, जो उस गाँव के अंदर आंगनबाड़ी व्यवस्था को देखना है ना, एंड फर्स्ट से लेकर जो प्राइमरी स्कूल वगैरह होता है 5th क्लास तक, वो इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा शिक्षा का पूरा बंदोबस्त करवाया जाता है। नेक्स्ट है लोकहित समिति। लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है ये देखने का काम करती है लोकहित समिति। तो उनका जो मेन इंटरेस्ट है, जो उनकी नीड्स है, उनको फुलफिल करने का काम करती है। नेक्स्ट है समता समिति। समता, एक ऐसा कानून बनाओ जो सभी को समानता पे आधारित हो, इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए सभी के साथ। तो ये दोस्तों 4th कमिटीज हैं जो इस तरीके से बैठ के सभी काम धाम को करने का काम करते हैं। दोस्तों एक एक्ट पारित किया गया है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। इस एक्ट का नाम क्या था? द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पैसा नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? पैसा नाम से। चलिए, जहां पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू नहीं हुई थी, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाया जा सके, है ना, पंचायतों को उनकी मतलब पावर दिया जा सके। इसलिए सिंपल आपको इस तरह से समझना है ना। दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष बने थे और इनकी रिगार्डिंग एक कमेटी बनी 1996 के अंदर, और इन्हीं के द्वारा इस मतलब कि ये जो दिख रहा है आपको एक्ट, इसको पारित करवाने का रिकमेंडेशन दिया गया और इसको पारित किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ वहाँ पे ये एक्ट पारित किया गया। ठीक है, जहाँ पे जो ट्राइबल्स एरिया है, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के भी लोग हैं, उनको दोस्तों स्पेशल राइट्स वगैरह दिया जा सके। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, कभी कभार SSC वगैरह UPSC में पूछ लेता है, 83वें संविधान संशोधन यानी कि 83rd जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ST कैटेगरी के, जो अनुसूचित जाति कैटेगरी के लोग होंगे, उनके लिए सीटें जो है वो रिजर्व नहीं होगी। पहला ऐसा स्टेट है, ये ध्यान रखना है आपको 83 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जनजातीय परंपराओं, उनकी संस्कृति, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के निपटारे के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। जो आपको मैं पैसा एक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। इस एक्ट को इसलिए पारित किया गया क्योंकि हमारे अभी भी देश के अंदर दोस्त कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के अंदर भी अभी ट्राइबल्स रहते हैं। कौन कौन से आदिवासी लोग ऐसे रहते हैं, है ना, जिनकी संस्कृति को, जो कि बहुत पुराने समय चली आ रही है, हमें जरूरत है उनको प्रोटेक्शन देने की, इसलिए इसको लागू किया गया। तो उनकी जो कस्टम, जो उनकी जो ट्रेडिशन चली आ रही है, उनकी जो अपनी कल्चर से वो बरकरार रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यह अधिनियम भारत के 9 राज्यों में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया गया है इस एक्ट को। वहाँ पे ये कहा गया है कि कम से कम आधी सीटें, तो जो जनजातीय हैं, जो ट्राइबल्स एरियाज के जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं स्पेशली, उनके लिए आधी सीटें आरक्षित होगी, रिजर्व्ड होगी। अध्यक्ष का पद जो है वो भी ट्राइबल के लिए ही होगा, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनेगा वहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो खनिज उत्पादन के लिए लाइसेंस वगैरह जो लेना पड़ता है, वो भी सब इन्हीं के अंडर में आएगा, है ना। ऋण व्यवस्था, जो लोन की सिस्टम होती है, ये सब इनके अंडर में आएगा। एंड ग्रामीण बाजारों का विनिमय और भूमि बिक्री जो भी होगा सब इन्हीं के हाथ में, प्लस जो महिला है उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाएगी। ये सब जो बात चल रही है एक आदिवासी क्षेत्र की, है ना, जहाँ पे ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोग रहते हैं। अब इसकी कमियाँ क्या है? सिंपल, तो जनजातियों से संबंधित अन्य कानून भी यहाँ पे लागू है, प्लस एक और कानून ये भी लागू हो गया, तो दोनों आपस में कोलैप्स हो गए, जिसके वजह से ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है यहाँ पे। एंड सेकंड प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पर अभी तक इन ट्राइबल्स एरियाज के जो लोग हैं, इनको अभी तक रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं कर पा पाई हमारी सरकार, है ना, जिसके वजह से इनका अच्छे खासे तरीके से इनका विकास नहीं हो पाया। इनको तो अभी तक इनको हाशिए पे रखा जाता है, इग्नोर किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो एक्ट है, ये पैसा एक्ट, इसको 9 राज्यों के, इसको 9 स्टेट के कितने 94 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन दोस्त 94 में से 34 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे माओवादी, वामपंथी, उग्रवादी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो है ना, कहीं ना कहीं वो वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ऐसा एरिया है। तो दोस्त वहाँ पे इनकी भूमि को छीन लेना, हत्याएं करना, है ना, मतलब कि पुलिसों पे, फौजियों पर अटैक करना आम बात है। तो यहाँ पे
इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है दोस्त आजकल, इसलिए इसको लागू किया गया ताकि जो जनजातीय लोग हैं थोड़ा मतलब सशक्त हो सके और मजबूत हो सके, है ना। जनजातीय लोगों की भूमि छीन जाना ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अब इससे क्या होगा, ट्राइबल्स को अपना अधिकार मिलेगा, उससे उनको अपनी पावर मिलेगी इस एक्ट के तहत। आजीविका को खतरा बहुत ज़्यादा इनका होता है कि भूमि छीन ली जाती इनसे, है ना। एंड उनकी सामूहिक पहचान के लिए बहुत खतरा हो गया था, क्योंकि जब इनकी भूमि छीनी जाती तो भाई ये बेघर हो जाते हैं। इनकी जमीन चाहिए इनके लिए, जो भी है जंगलवासी, आदिवासी, वनवासी, भाई इनके लिए तो बस वही है सब कुछ, माँ बाप सब कुछ यही है, धरती को ही मातृभूमि मान के ज़िंदगी अपनी काटते हैं ये। तो इसलिए इनकी जो पहचान है, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर है इनकी, ये लुप्त ना हो जाए। जैसे कि अभी देख लो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे आज भी लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि आदिवासी लोग है ना, कि पहले ज़माने में हुआ नहीं करते थे, जैसे कि कपड़े भी वैसे आधा आधा पहन लेना और पत्तों जैसा कुछ ऐसे लपेट के ऐसे पहनना। आज भी अंडमान निकोबार में लोग ऐसा रहते हैं। तो ज़रूरत है उनको प्रोटेक्शन देने की, ताकि उनके जो कल्चर चली आ रही है वो ख़त्म ना हो जाए, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो आज इंडस्ट्री जब खुलती है दोस्त, तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, तो इस वजह से ये बेघर हो जाते हैं। तो ये एक्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि इनकी ज़मीन इनके पास ही रहे, क्योंकि इनको भी वहाँ पे राइट्स दिया गया, ठीक है, ताकि वो अपने एरिया का प्रशासन शासन खुद ही चला सके, ठीक है दोस्त। एंड उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को क्षति पहुँच रही थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी हो रही थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा। ये देखिए दोस्तों, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये जो स्टेट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एसटी और जो एससी जितने भी जो एरियाज है, जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र हो गए। एंड जो सबसे बड़ी बात है, जो मणिपुर राज्य की जनजातीय परिषद है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के स्वायत्तशासित पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पैसा एक्ट है जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसका यहाँ पे एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जबकि यहाँ पे भी काफ़ी लोग जनजातीय समूह के लोग रहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायतों के खंड स्तर पे विभिन्न नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं इसको लेकर, क्योंकि जो है ना, जिसको हम ब्लॉक समिति कह रहे हैं, मिडिल पार्ट में होगी ब्लॉक समिति, फिर नीचे ग्राम पंचायत है, जिसको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा भी हमने देखा भी यहाँ पे। तो जो बीच वाला जो पार्ट है, जिसको ब्लॉक समिति कह रहे हैं, उसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं राजस्थान के अंदर इसको पंचायत समिति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको क्षेत्र समिति या पंचायत समिति भी कहते हैं। असम में आंचलिक पंचायत समिति कहते हैं। पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं। कर्नाटक एवं गुजरात में इसको तालुका परिषद कहते हैं। एंड तमिलनाडु में इसको पंचायत संघ कहते हैं। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। इसमें इन सभी नामों को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टेट सिविल सर्विस में बैठते हो कभी, तो ये नाम पूछ लिया जाता है। आप मान लो कि कर्नाटका कोई स्टेट सिविल सर्विस से बैठ रहे हो, या तमिलनाडु के, या उत्तर प्रदेश से, है ना, तो ये कभी कभार नाम पूछ लिया जाता है उसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड बात करते हैं जिला परिषद के अलग अलग नाम, जैसे कि असम के अंदर जिला परिषद को क्या कहा जाता है, महकमा परिषद कहा जाता है, इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर, यानी कर्नाटक के अंदर जिला विकास परिषद कहा जाता है, और पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर इसको जिला परिषद कहा जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये सब जो नाम है दोस्त, ये वहाँ की जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, वो डिसाइड करती है कि इनको क्या बोला जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड पंचायती राज की कमियाँ क्या है, ये सबसे बड़े पॉइंट हमारे आ जाते हैं अब इस पूरी इंडस्ट्री का, इस पूरी फिल्म का, इस पूरी वीडियोज़ का, ठीक है। चलिए, जिन कमियों को ख़त्म कर लिया जाए तो कह सकते हैं कि अब पंचायतों में सुधार हो जाएगा। और सुधार चल ही रहा है, लेकिन तो सभी तक हम इतने ज़्यादा सुधार पे नहीं आ पाए अभी भी, ठीक है। देखिए, बात करते हैं सभी प्रॉब्लम्स की। जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मनी। सबसे बड़ी बात यही तो होती है यार, पैसे के दिक्कत के कारण गाँव का विकास नहीं हो पाएगा, और जितना पैसा उतना जेब में डल जाता है, तो गाँव के विकास के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो इनकी पैसे की समस्याओं को पूरा नहीं कर पाती। विधानसभा यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड नहीं भेजते, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी जिम्मेदार है इसमें, है ना, फंड वगैरह। जैसे दिल्ली में देख लो भाई, है यहाँ पे क्या होता है, नगर पालिका जो है, मयूर वगैरह सब रोते रहते हैं यार, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है हमने दे दिया, सेंटर से मांगो, ये करो वो करो, तो तमाम चलता रहता है यहाँ पे। समझ में नहीं आता क्या चक्कर चल रहा है यार। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों की कमी। पंचायतों के पास अपनी कोई भी कर्मचारी नहीं है, इनके पास अपने कोई कर्मचारी नहीं होते। इनके पास दोस्तों जो कर्मचारी हैं वो सबके सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के सब पार्ट्स होते हैं। जैसे अब जो स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो चुने जाते हैं उनको इन पंचायतों में भेजा जाता है, तो उन्हीं के मेंबर के द्वारा तो मिलकर पंचायतों का काम किया जाता है। तो इनके पास अपने कोई कर्मचारी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यही है। एंड अधिकांश राज्यों द्वारा 29 विषय तो दिए ही नहीं गए हैं।
सबसे बड़ी बात देख लो भाई अभी। और 29 सब्जेक्ट दिए गए संविधान के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, बट ये बात गलत कह दिया गया कि स्टेट पे डिपेंड करता है। अब स्टेट क्यों देगी 29 पूरी की पूरी, वो सब्जेक्ट अपने पास ही रख लेगी, है ना। इससे बहुत दिक्कत आ गई भाई। अरे भाई जो इनको दिया गया वो पूरी इनको दे दो यार। देखो एक बात साफ कहूँगा यार, एक विधानसभा में चाहे कितने भी अमीर MLA बैठे हों, एक गाँव की जो प्रॉब्लम है तो उसी गाँव के लोग बेहतर समझ सकते हैं, तो सभी सब्जेक्ट उनको दे दो यार। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नहीं दी गई है। जिला नियोजन समिति का गठन ना करना सबसे बड़ी बात है। देखो जिला परिषद तो है, लेकिन जिला नियोजन एक डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, उसका परिसीमन कैसे किया जाए, किस लेवल तक एक डिस्ट्रिक्ट होगी, कहाँ से कहाँ तक होना है, किस डिस्ट्रिक्ट में सही विकास है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्लानिंग करनी है, ताकि एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रोग्रेस हो सके। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी जिला नियोजन समिति नहीं बनी है, जिला प्लानिंग कमेटी नहीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड राज्य और संघ सरकारों का दबदबा बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देख लो ना यार कि जब भी बात आती है कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी नए नए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो पंचायतों को बोला ही नहीं जाता भाई आप कोई एक गांव के लेवल पे करना है तो पंचायतों को राइट दे दो। लेकिन सभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स चाहे छोटे प्रोग्राम्स हो, सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। अब देख लो ना ऐसे जल संरक्षण कार्यक्रम, वाटर का जो प्रॉब्लम होता है वो समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट चला रही है ना। एंड दूसरी संयुक्त वन समिति। अब वन समिति स्टेट क्या करेगी भाई, गांव को दो, जंगल झाड़ी अच्छे समझ सकती है वो, लेकिन नहीं, ये सब वगैरह स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट चला तो एसी में बैठा वाला बंदा है ना, और एक झोपड़ी वाले रहने वाले बंदे की समस्या को कैसे समझ सकता है, लेकिन नहीं भाई, प्रॉब्लम तो होने वाली है। सांसद स्थानीय विकास कोष, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है भाई, बड़ा तगड़ा वाला। सांसद स्थानीय विकास कोष, जिसको MPLAD के नाम से जाना जाता है, 1995 के अंदर एक व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि हर साल, यानी कि हर साल जो MP होगा, कौन MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने एरिया के विकास कार्य को कर सके। और ये जो 5 करोड़ रुपए होंगे, ये उस डिस्ट्रिक्ट का जो जिला अधिकारी होगा, जो कलेक्टर होगा, वो इस 5 करोड़ रुपए यूज करेगा, यानी कि विकास काम के लिए अलग अलग तरीके से पैसों को लगाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों पंचायतों को तो अधिकार दो इस 5 करोड़ रुपए में है। अरे भाई गांव की प्रॉब्लम की समस्या को तो पंचायत ही ना सॉल्व करेंगे, लेकिन इनको कोई अधिकार ही नहीं है। अब कलेक्टर और MP को है, कलेक्टर के हाथ लगती नहीं, MP बीच में मार ले जाते हैं, समझे। तो इस तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश के अंदर ये अभी है। इसीलिए क्या हुआ, आगे चल के बैंकट चलैया आयोग बनी, जिसको बैंकट चलैया कमीशन नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो 5 करोड़ की सिस्टम है ना, इसको ही खत्म कर दो और डायरेक्ट ही जितना भी पैसा देना है वो पंचायतों को दो, डायरेक्ट दो, है ना, ताकि ये आगे विकास कर सके। क्योंकि भाई राजीव गांधी की बातों को मत भूलना, ऊपर से 1 रुपये भेजते हैं, नीचे तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा जेब में चला जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई। और एक प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली बताऊं तो बहुत ज़्यादा दुख देती है यार, वो है पितृसत्तात्मक प्रॉब्लम। ये क्या है, पेट्रियार्की सिस्टम भारत में आज भी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। क्यों, जहाँ पे भी सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए, वहाँ पे महिलाओं को खड़ा करते दिया जाता है ताकि महिला जीत भी जाए आराम से, और 1 सीट तो आ भी जाएगी। लेकिन जो पूरा फायदा होता है वो उनके हस्बैंड संभालते हैं सारा काम, वो बस महिलाओं को शक्ल दिखाया जाता है कि हाँ मेरी महिला है, यहाँ पे भाई खड़ी हुई है, यहाँ पे जीत गई, उसके बाद सारा काम उनके हस्बैंड करते हैं। इस तरह के दोस्त ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि सुधार करनी है। और ये तो एक सोच पे डिपेंड है यार, ये तो कितना भी कानून बनाओगे, लेकिन एक सोच, एक नीयत जब ठीक ना हो ना, भारत में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, भारत में नीयत की कमी है। नीयत ठीक हो गई तो पैसा का भंडार अपने आप निकल आएगा। तो नेक्स्ट जो समस्या है वो गांव के अंदर गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभाव, रिसोर्सेस नहीं है, एंड लिटरेसी रेट इतना है ही नहीं भाई, लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, बहकावे में आ जाते हैं, कंबल, दारू, बोतल, ये सब बांट डालो। तो जो वुमेन्स के जो भी हस्बैंड होते हैं वो सारे ये काम करवा के अपना सब निकल लगाते हैं भाई। और आजकल तो बहुत देखा जाता है यार कि पर्दे के पीछे भाई सब काम हो जाता है पंचायतों के अंदर भी। तो यार यहाँ पे हम बात करें कि पंचायतों की प्रॉब्लम को या जो जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनको समाधान करने के सुझाव मांगा जाए आपसे, तो सिंपल आप यही सारे पॉइंट्स बताना। अगर ये सारे पॉइंट ठीक कर लिए जाए तो अपने आप ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पंचायती राज का महत्व क्या है। इन सभी कमियों के बाद ऐसा नहीं है कि पंचायती राज हमारे लिए बिल्कुल ही खराब है, नहीं दोस्त, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज़ है ये। क्योंकि गांधी जी का सपना ये था कि हर गांव के कोने का
है, कोने कोने का बंदा भी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं, मेरे गांव का ही इंसान मेरे गांव के ही अंदर रहकर मेरी गांव की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है ये, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हर एक बंदा है, हर वो इंसान जो भारत का नागरिक है, किसी भी गाँव में रहता हो, किसी भी कोने में रहता हूँ, वोट डाल के अपने गाँव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से देख सकते हैं हम कैसे होता है ना। अब देखो ना यार कि जो आपके एरिया में जो जीत कर जाता है कब शक्ल दिखाने आता है, जब वोटिंग होती है तो हाथ पैर उठा के आ जाते हैं, मुंह उठा के चले आते हैं, बोले कि जब जीत जाते हैं तो देखो जरा यार। लेकिन पंचायतों में क्या है कि आपके गाँव का ही मेंबर है, वो सरपंच मुखिया हो गया जो गांव का ही है, अब वो जीत के आपके गांव में तो रह रहा है, कुछ भी हो कुंडी खटकार दो उनका, भाई यहाँ पे दिक्कत होगी, आइए साहब आइए, हैं गांव में होते हैं, अजी मुखिया जी कहाँ हो जी, ऐसे बोलो, बिहार में ऐसे बोल देते हैं पूरे यार, मुखिया जी का बहुत दबदबा होता है इस तरीके से। तो ये सारी बात होगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस गांव के अंदर, जैसे कि मान लो कोई महिलाओं के साथ कोई दिक्कत होगी या जाति वगैरह में कोई दिक्कत है, छुआछूत जैसे कोई दिक्कत होगी, तो फटाफट सभा बुलाई जाती है, पंचायत की बैठक की जाती है, ताकि दोस्तों जो इंस्टेंटली जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लैंगिक न्याय की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर कर, ये तो जरूर है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है भारत के अंदर, इसका थोड़ा जो अटूट है ये टूटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, वो पार्टिसिपेट करती है, वो जीतती भी है ना। एंड सामाजिक एवं आर्थिक विकास के जो एक गांव के लिए जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है, वो गांव से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो एक गांव के नागरिक को ही ये राइट दे दिया गया ताकि पंचायत बनाए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये काफ़ी बेहतर है। हाँ, ये जरूरी है कि यार कि इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करनी चाहिए, ताकि आगे चल के जो प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी आ रही है वो ना आए, और गाँव के जो लोग हैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक से सुधार करके कानून को इम्प्लीमेंट करे और गाँव तरक्की की ओर बढ़े। क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी वो गाँव है, गाँव नष्ट तो भारत नष्ट, ये ध्यान रखना, गांधी जी ने कहा था भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। अभी तक दोस्तों हम बात कर रहे थे 73वें संविधान संशोधन की, अब बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन की। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 73वें संविधान संशोधन के सिमिलर है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने वो समझ लिया पूरा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको फटाफट वो समझा दूँ। देखिए इसमें क्या है, जो 74th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये नगर पालिका की व्यवस्था करता है। किसकी? इसके द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, प्रोविजन की गई है। जैसे कि वहाँ पे किसकी, पंचायत को बोला जाता है, यहाँ पे नगर पालिका बोला जाता है शहरों के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको भाग 9 का, यानी कि दोस्तों भाग 9 का में जोड़ा गया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। इसको भाग 9 का में जोड़ा गया है। 1 जून 1993 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे भारत के अंदर। आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक, देख लिए ZG तक, ये सब पॉइंट्स जोड़े जाते हैं बाद में, तो ये ZABCD से जोड़ा जाता है, इसलिए ZG है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक, ये जो आर्टिकल्स हैं इनके बीच में ही नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, चाहे उनके इलेक्शन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सभी जितनी प्रोसेस वगैरह सब इसमें बताया गया है। इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया है, और टोटल 18 सब्जेक्ट यानी कि 18 विषय दिए गए हैं जिसके ऊपर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो मेनली जो सिस्टम की गई है, 3 टायर की व्यवस्था की गई है इसके अंदर भी, है ना। चलिए, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे सिंपल 2 टायर सिस्टम होगी। सिंपल जो ऊपर का है वो रहेगा, नीचे का वो रहेगा, बीच का हटा दिया जाएगा 2 टायर में, और 3 टायर में तीनों रहेंगे। अब एक बात करते हैं कौन सा है सबसे पहला वाला जो है। तो ये जो नगर पंचायत है ये ऐसे जगह पे होती है जो अभी जस्ट गाँव से तुरंत शहर बना हो, जिसने अभी भी जस्ट तरक्की करी हो अपनी, उस जगह पे नगर पंचायत होती है। ठीक है, और इस जगह की जो आबादी होती है वो होती है 10,000 से 20,000 तक की इनकी आबादी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, नगर पंचायत। नेक्स्ट है नगर परिषद। जो नगर परिषद है ये छोटे छोटे शहरों के अंदर बनती है, कुछ छोटे छोटे नगर हो गए, शहर हो गए, छोटे छोटे नगर कह लेंगे बेहतर लगता है, उस जगह पे क्या नगर परिषद होती है। और इस इलाके की आबादी 20,000 से 3 लाख के आसपास होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच में होनी चाहिए, 20,000 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। एंड जो नगर निगम है ये बड़े बड़े नगर, महानगर, बड़े बड़े नगर में हो, महानगर में हो, ऐसे जगह पे होती है क्या, नगर निगम। जैसे तो जहाँ पे मैं भी रहता हूँ, है ना, यह दिल्ली का एक उत्तम नगर का इलाका है ना, और जो मेरा एरिया वो है महारानी इनक्लेव। ठीक है, तो ये जो एरिया यहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था है, जहाँ की जो आबादी है वो 3 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, क्लियर है। चलिए
आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, नेक्स्ट है नगर पालिकाओं का गठन। ये बनते कैसे हैं दोस्त, सब कुछ सिमिलर है बट यहाँ पे अलग अलग कुछ कंसेप्ट डाल दिया गया है अलग अलग शहरों के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, नगर पालिकाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। जो नगर पालिका के जो मेंबर है उनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। नगर पालिकाओं में नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो। नेक्स्ट क्या है, वार्ड बनते हैं यहाँ पे, है ना, वार्ड नंबर ये है ना, ये वार्ड कमिटीज बनती है। तो वहाँ के पूरा काम वगैरह ये वार्ड समिति के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, वार्ड समितियाँ क्या होती है चलिए जानते हैं। पहले 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आने वाली 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियाँ वार्ड बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। एंड नगर पालिकाओं के प्रावधान क्या क्या है ये जानते हैं दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स थोड़े फटाफट छोटे पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी आपको बता दूं क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। देखो, एसटी और एससी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को रिजर्व किया गया है नगर पालिकाओं के अंदर में। इस आरक्षण में अध्यक्ष का पद भी शामिल है, यानी कि जो अध्यक्ष है उसका भी जो सीट है वो भी एसटी एससी कैटेगरी का होगा। एंड 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है। और राज्य विधानमंडल पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या करेगा भी। ठीक है, ध्यान रखना है। एंड नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है, सिंपल दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। एंड 5 साल से पहले अगर पंचायत या नगर पालिका खत्म हो जाती है विदिन 6 मंथ में री इलेक्शन करवाना पड़ता है, ये हमने देख लिया है ना। और अगर 5 साल कंप्लीट होने वाले हों उससे पहले ठीक 6 महीने पहले नगर पालिका ख़त्म हुई हो तो फिर जब इलेक्शन होगा तो वो टोटल 5 सालों के लिए होगा। ये हमने दोस्त इसके अंदर मैंने देख लिया, ये देखिए समूचे 5 साल के लिए होगा। इस नोट्स में मैंने बता दिया, ये नोट्स काफ़ी बेहतर है, छोटे से छोटे पॉइंट्स में भी है ना, काफ़ी एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेगा ये। तो दोस्त जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो भी इस नोट्स को डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है सदस्यता के लिए योग्यता क्या, 21 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, विधानमंडल का मेंबर बनने लायक हो। और 18 साल की उम्र के जो बंदे होंगे वो वोटिंग कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वो भी इनके इलेक्शन करवाता है, जैसे पंचायत को करवाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सब इनका जो काम है सीमा वगैरह निर्धारण करना वो इनका ही है। एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है जो फाइनेंस देने का काम करता है, ये जो हमने देख लिया इसके अंदर भी सेम उसी की तरह है। एंड जिला योजना और महानगर योजना समिति, ये आपको जानना है। देखो जिला स्तर पे जिला योजना समिति बनाई गई है, जैसे पंचायत में नहीं है लेकिन शहरों के अंदर है, इसलिए शहरों का तरक्की ज़्यादा हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है ना। मैनेज प्लानिंग के द्वारा बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति बनाई जाती है। ठीक है, गठन जानते हैं इनका गठन, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। राज्य विधानमंडल इन समितियों के गठन के लिए अलग अलग कानून बनाती है, लेकिन इन समितियों के गठन में क्या है, निम्नलिखित तरीके यानी कि ये जो तरीके हैं ये अपनाए जाते हैं। जिला योजना के जो कंडीशन में बात करें हम तो 4th 5th मेंबर जो होंगे वो जिला स्तर की पंचायतों में जिला नगर की नगर पालिकाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा जो चुने गए हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या जिला योजना के लिए जो बनाया जाता है उसके भी चेयरमैन चुने जाते हैं जो कि इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, और जो महानगर योजना समिति है इनके भी जो चुने जाते हैं वो भी इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो चुने हुए नगर पालिका के मेंबर वही इनका इलेक्शन करके इनको चूज करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, गांव शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाना, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना, सोशल जस्टिस के लिए काम करना, एंड सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, जल वगैरह ये सब इनके काम में आ जाता है ना, नाली वगैरह ये सब इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से टाउन एरिया कमेटी क्या होती है ये जानते हैं। देखो, टाउन एरिया कमेटी एक अर्ध नगर पालिका है, संस्था होती है ये, जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर काम किया जाता है, इसको बोलते हैं टाउन एरिया कमेटी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एंड छावनी परिषद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटेनमेंट जो वार्ड है हमारे भारत के अंदर ये अलग से बनाई गई है। वर्ष 1924 के अंदर, ईयर तो था 1924 था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रक्षा मंत्रालय है उसने क्या किया था, जो छावनी परिषद जो कि हमारी आर्मीज का एरिया है, छावनी एरिया तो जब मेरठ होगा, दिल्ली सागरपुर वाला एरिया होगा, दिल्ली है ना, ये जितने कंटेनमेंट जोन होते हैं ये सारे क्या कंटेनमेंट बोर्ड जो होते हैं यहाँ पे क्या है, इस अधिनियम को पारित किया गया था। कब, 1924 में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद अधिनियम पास किया गया था। इसके द्वारा क्या हुआ, इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया। उस एरिया के जो भी नागरिक है उनके प्रशासन उनको रेगुलेट करने के लिए किया गया था। छावनी परिषदें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप में मनोनीत भी होती है, यानी कि इनको निर्वाचित किया जाता है और कुछ मेंबर को नॉमिनेट भी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में टोटल 63 छावनी है
भारत के अंदर, यानी 63 परिषद है छावनी के रूप में। तो हम कह सकते हैं भारत में टोटल 63 छावनी परिषद है भारत में, जिन्हें जनसंख्या के आधार पे पहली, दूसरी और तीसरी लेवल पे रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं छावनी वाले कंटेनमेंट एरिया के अंदर। जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, जो छावनी परिषद के मेंबर होते हैं, जो अपने एरिया के प्रशासन को पूरा रेगुलेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कंटेनमेंट क्षेत्र का कमांडिंग ऑफिसर इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वही इसका प्रशासनिक जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, जबकि जो उपाध्यक्ष होता है उसका निर्वाचित जो सभी मेंबर हैं वो मिलकर करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान है। जो डिप्टी मेंबर होगा इसका वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पत्तन परिषद, पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। बंदरगाह वगैरह होते हैं, और ये आपको जो एरिया पता भी है यार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बंदरगाह का एरिया है। तो यहाँ पे इसलिए बनाया गया ताकि उनका जो देख रेख है, पोर्ट एरिया जो हो गए उनको सही से देखा जा सके, है ना, क्योंकि एक देश से जो भी पानी के द्वारा जो भी सारा सामान आता है वो सबसे बड़ी बात हो गई है। क्लियर दोस्त, चलिए नेक्स्ट है टाउनशिप। ये क्या, एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कॉलोनी का नागरिक प्रबंध करने के लिए क्या टाउनशिप की स्थापना की गई है। यानी कि एक ऐसी जगह जो कि हाउसिंग कॉलोनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक निकाय, इंडस्ट्रियल एरियाज कह सकते हो आप, है ना। तो टाउनशिप का नियंत्रण एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, जिसे सामान्यतः कंपनी के इंजीनियर या अन्य अधिकारी की सहायता से किया जाता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि टाउनशिप जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक इंजीनियर के द्वारा होता है, जो कि उस एरिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो उसको रेगुलेट कर सकें। तो इसे मैंने काफ़ी डीपली इसलिए बताया है ताकि जो बच्चे 9th 10th 11th 12th यूपीएससी एसएससी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। एंड जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक देखो पूरा खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, है ना। लेकिन जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या लॉ की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से समझे सारे टॉपिक को। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से दोस्त हमारा इंग्लिश का सारा पॉइंट है, ये सारे को मैंने इंग्लिश में बता दिया है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करें, और जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से इसको आप एक बार इन फ्यूचर में आप विद रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई भी इसके अंदर पॉइंट नहीं होगा। अगर आपने अभी जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो ये भी समझ में आ जाएगा। दोस्त ये सभी नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ फ्री होता है। इसके लिंक नीचे हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की नोट्स डाउनलोड करने की एक लिंक होगी, डाउनलोड नोट्स, उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है। क्लियर दोस्त, चलिए तो इस तरीके से हमारी ख़त्म हो जाता है आज की क्लास। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक और पॉलिटी की क्लास के अंदर। आज की क्लास में दोस्त हमारी जो फर्स्ट पार्ट थी उसके अंदर हमने पंचायत का आधा पोर्शन कवर किया था, जिसके अंदर हमने बात करती कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, और हमने इस पार्ट में ख़त्म किया है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। 73rd गाँव के लिए और 74 शहर के लिए। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार पॉलिटी की क्लास के अंदर। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी फैमिली का मेम्बर बनना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के पीछे की जो हमारी मेहनत होती है ना, वो आप जान पाओगे पता कब, जब हमारे मेंबर बन जाओगे चैनल के। बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने के बाद, जो स्लाइड्स बनते हैं दाव पर दाल मेहनत। लेकिन पता है इस मेहनत का मेरे को एहसास नहीं होता, क्योंकि आप सबको इतना प्यार मिलता है। मैं आशा करता हूँ दोस्त मेरी इन वीडियोस को आप बहुत सफल बनाओगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ताकि आपके लिए मैं और 4 टाइम्स मेहनत करूँ, 4 गुना मेहनत करूँ, रात दिन एक कर दूँ। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना। नोट्स के लिंक, इन सभी के लिंक्स जो पीपीटी मैंने आपको दिखाया सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरा जो उत्साह है ना अंदर, जो मेरा इंटरनल मोटिवेशन है वो अपने आप ही इंक्रीज हो पाए। आप सभी का साथ है, बिना मेरी क्या औकात है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई अपना प्यार यहीं बनाए रखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।